हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर सोल या एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का एक सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 के अंदर कंपनी लॉ। मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसकी यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। इस कंप्लीट यूनिट की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं आपको जो जो आपके एग्जाम में सिलेबस में कंटेंट दिया गया है सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा और सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, जिससे आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को बहुत ही डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट है या फिर जो चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पर देखें, आपको वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को बहुत ही डिटेल में। सबसे पहले आपकी इस यूनिट की स्टार्टिंग ही होती है प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आप सभी को पता है क्या होता है, शेयर का प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसे कहा जाता है डिविडेंड। अब क्या क्या प्रोविजन है कि आप कब कब डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड ओनली फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर गारंटी गिवन इन रिलेशन टू डिविडेंड। तो डिविडेंड आप कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, या तो आपके करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से, या आपके जो पिछले ईयर्स का एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू है, मतलब जो आपने इकट्ठा कर रखा है प्रॉफिट उसमें से, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाई है, मनी प्रोवाइड करवाई है डिविडेंड देने के लिए, तो आप उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। सेकंड है अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको एक कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज है जो आपको प्रिस्क्राइब करी गई होगी, उसके उतना आपको प्रॉफिट है वो एक रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट है डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड एंड पेड ओनली फ्रॉम जनरल रिजर्व, नो डिविडेंड शैल बी पेड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। जो डिविडेंड की पेमेंट होगी वो सिर्फ जनरल रिजर्व में से आप कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व है अगर कोई तो उसमें से आप पेमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट डिपॉजिटेड इन सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट व्हेन द डिविडेंड डिक्लेयर। 5 दिनों के अंदर, जब से आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है उससे 5 दिनों के अंदर आपको उस डिविडेंड को एक अलग बैंक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट खोल के उसमें सबमिट करना होता है उतनी अमाउंट को। नेक्स्ट है डिविडेंड शुड बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर आपके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं, आप सिर्फ उन्हीं को डिविडेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड शुड बी पेड ओनली इन कैश थ्रू चेक और डिविडेंड वारंट थ्रू एनी डिजिटल मोड। जो डिविडेंड है वो आप कैश में दे सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, डिविडेंड को वारंट के थ्रू दे सकते हैं, या फिर किसी और डिजिटल मोड के थ्रू डिविडेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड शेल बी पेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ शेयर हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर। जितने शेयर होल्डर ने शेयर होल्ड कर रखे हैं उस प्रोपोर्शन में उसे डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन होने के बाद 30 दिनों के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। ये आपकी 8 प्रोविजंस हैं कि डिविडेंड पेमेंट की क्या आपकी प्रोविजंस अप्लाई दी गई हैं जो आपके कंपनी लॉ में दी गई हैं। नेक्स्ट है आपका पेनल्टी इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू पे डिविडेंड। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसे पे नहीं कर पाई तो क्या पेनल्टी लगती है। तो इफ एनी कंपनी इज अनेबल टू पे डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, द एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी हु नो अबाउट द डिफॉल्ट लायबल टू पे 1000 rupees पर डे टिल द डिफॉल्ट एंड विल पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। क्या बोला गया है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिनों के अंदर डिविडेंड पे नहीं किया जाता है तो जो डायरेक्टर होंगे कंपनी के, जो भी जिनको पता होगा इसके बारे में, उन पे पेनल्टी लगेगी 1000 rupees पर डे जब तक डिविडेंड पे नहीं हो जाता, और उसके साथ साथ उन्हें जेल भी हो सकती है 2 साल की। फिर अगर फर्दर द कंपनी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्टेड अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम टिल द एंड ऑफ पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। अगर कंपनी, ये तो हो गया था डायरेक्टर का, अब अगर कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी आती है तो कंपनी को इस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम का। अब आगे आपका ये तो हो गया आपका डिविडेंड का कंसेप्ट क्लियर। अब आगे आपको पढ़ना है ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में। तो ऑडिट इज रेफर टू अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू नो वेदर द कंपनी इज प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स स्टेक होल्डर। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये एक एग्जामिनेशन होता है किस चीज़ का, जितनी भी ट्रांजैक्शन करती है कंपनी अपने एक अकाउंटिंग पीरियड में, उन सभी को एग्जामिन करना, ये जानने के लिए कि क्या कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू एक सही इमेज दी है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उन्हें, क्या वो ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो ये जो है चेक करा जाता है वो ऑडिट प्रोसेस के थ्रू चेक करा जाता है, और जो पर्सन ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसे आपका ऑडिटर कहा जाता है।
अब एक ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो नंबर 1, ओनली अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। एक कोई पर्सन जो कि क्वालिफाइड है एज अ सीए वही ऑडिटर बन सकता है। नेक्स्ट है, वेयर अ फर्म और LLP is appointed as an auditor, only those member of firm who are chartered accountant are qualified to signatory on behalf of firm। अगर अब आपने एक से ज़्यादा ऑडिटर को अपॉइंट करा है तो वो मिलकर एक फर्म बना लेते हैं, और आपने उस फर्म को अगर अपॉइंट करा है तो उस फर्म में जो सीए हैं सिर्फ वही ऑडिट स्टेटमेंट के ऊपर साइन कर सकते हैं, वही क्वालिफाइड होते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब कौन कौन पर्सन डिस्क्वालीफाई हैं जो ऑडिटर नहीं बन सकते? तो नंबर 1 है बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती, सिर्फ LLP अगर हैगी कोई तो वो ऑडिटर बन सकती है। सेकंड है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंसर्न कंपनी। अगर जिस कंपनी का ऑडिट करवाना है उसी का कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है पर्सन हु इज रिलेटेड टू ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ बीइंग अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय के साथ किसी भी टाइप की रिलेशन में है, चाहे वो पार्टनर है चाहे उसकी एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके रिलेटिव या पार्टनर क्या क्या हो, ये देखिए आपको 8 कंडीशन दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इज हैविंग अ इंटरेस्ट इन कंपनी और सब्सिडरी, या तो उनका इंटरेस्ट है कंपनी में, या फिर ऑज एन अमाउंट टू कंपनी, कंपनी से अमाउंट ले रखी है लोन पर उन्होंने, कितने से 5 लाख रुपए से ज़्यादा की, या फिर हैज़ गिवन अ गारंटी और इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू दी कंपनी। कंपनी की इंडेप्टनेस है मतलब किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने गारंटी दे रखी है 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट की। हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप विद दी कंपनी, उनकी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है। या फिर इज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी की मैनेजरल पर्सन, या फिर वो रिलेटिव है किसी के डायरेक्टर के या फिर KMP के। या फिर इज एम्प्लॉयड फुल टाइम एट सम अदर प्लेस, ही इज पार्ट ऑफ फर्म इन विच अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ 20 कंपनीज। या फिर वो 20 से ज़्यादा कंपनीज के ऑडिटर पहले से हैं। या फिर इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और फ्रॉड एंड 10 ईयर हैज़ नॉट बीन पार्ट, या फिर वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व थे और उस फ्रॉड को करे हुए अभी 10 साल नहीं हुए हैं। या फिर रेंडर एनी सर्विस टू कंपनी और इट सब्सिडरी, या फिर उन्होंने अपनी सब्सिडरी और होल्डिंग को कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, तो फिर वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकते। ये 8 कंडीशन दी गई हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो एज पर सेक्शन 139 एन इंडिविजुअल ऑफ फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इन लाइन विद फॉलोइंग प्रोविजन। कोई भी ऑडिटर को किसी कंपनी की जो न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है उसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है कुछ कंडीशंस के साथ। पहली है द कंपनी शैल अपॉइंट एन ऑडिटर इन द फर्स्ट जनरल मीटिंग विद रिटन कंसेंट ऑफ ऑडिटर, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन और नोटिफाइंग द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा, उसकी रिटन कंसेंट ली जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लिया जाएगा और रजिस्ट्रार को 15 दिनों के अंदर इसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, a listed company shall not appoint or reappoint an individual auditor for more than one term consisting of consecutive 5 year and an audit firm for more than 2 term consisting of continuous 5 year each। क्या बोला गया है? कोई भी लिस्टेड कंपनी एक पर्सन को एज अ ऑडिटर सिर्फ एक कंजिक्यूटिव टर्म जो कि 5 ईयर की होती है उसी के लिए अपॉइंट कर सकती है, उसके बाद दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर सकती है। और अगर किसी फर्म को एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो 10 साल के लिए कर सकती है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकती। Next, the auditor remain in the office from the date of appointment in the annual general meeting till the conclusion of 6th annual general meeting। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद जो ऑडिटर है वो कंपनी के ऑफिस में रहता है। ऑडिटर के ऑफिस में 6ठी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके कंक्लूजन होने तक, तो वही आपका 5 ईयर का पीरियड हो जाता है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग पार्टनर एंड देयर टीम बिलोंगिंग टू अपॉइंटेड ऑडिट फर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर। अगर किसी फर्म को अपॉइंट किया गया है तो जो मेंबर हैं कंपनी के वो ऑडिटर्स की रोटेशन करवा सकते हैं एज अ, मतलब हर बार एक नए ऑडिटर से उसी ऑडिट फर्म के ऑडिटर से ऑडिट करवा सकते हैं। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एन ऑडिटर शैल अपॉइंटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल एंडिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जो कि कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो जो उसका ऑडिटर अपॉइंट होएगा वो 180 दिन के अंदर होएगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिन होने के बाद तक।
नेक्स्ट है आपका ऑडिटर्स रोटेशन क्या होती है। तो एज पर सेक्शन 139 अ कंपनी शैल नॉट रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म एंड एन ऑडिट फर्म फॉर 2 टर्म्स। यही बताया है जो कोई भी कंपनी किसी एक ऑडिटर को, एक इंडिविजुअल को 5 साल के लिए और एक ऑडिट फर्म को 10 साल के लिए नहीं रख सकती है, 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं रख सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द रूल रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर के रोटेशन से रिलेटेड रूल दिया है। क्या दिया है? द ऑडिट कमेटी ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द नेम ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑडिट फर्म दैट वुड बिकम द ऑडिटर ऑफ कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ प्रेजेंट ऑडिटर। जो ऑडिट कमेटी है वो रिकमेंड करेगी नेम किसका, कि इस ऑडिटर के पीरियड खत्म होने के बाद अब नया ऑडिटर कौन आएगा। उसके बाद द ऑडिटर ऑफ ऑडिट फर्म हु इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन नेक्स्ट टर्म शैल नॉट एसोसिएटेड विद करंट ऑडिटर। जो नेक्स्ट टर्म में ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है वो पिछले वाले ऑडिटर से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। Any break taken by appointed auditor within continuous of 5 years shall considered as fulfilling the requirement of rotation। अगर 5 साल के बीच में ऑडिटर ने कोई ब्रेक ले लिया है तो फिर उसे रोटेशन के क्राइटेरिया में इन्वॉल्व कर लेंगे। इफ अ पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म हु इज इन चार्ज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑडिट फर्म रिटायर एंड ज्वाइन एनी अदर ऑडिट फर्म देन बोथ द ऑडिट फर्म रिमेन इनएलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड। अगर कोई एक पार्टनर रहेगा जो पहले किसी फर्म में था और ऑडिट कर रहा था, अब वो पार्टनर इस फर्म को छोड़कर किसी दूसरी ऑडिट फर्म में चला जाता है, तो फिर ये पहले पुरानी वाली भी और नई वाली दोनों ऑडिट फर्म के लिए फर्म इनएलिजिबल हो जाती हैं उस सेम फर्म का ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ ऑडिटर क्या होता है। तो द ऑडिटर इन ऑफिस शैल स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन बाय वे ऑफ रिमूवल बाय कंपनी और बाय ऑडिटर रेजिग्नेशन। किसी भी ऑडिटर को दो तरीके से रिमूव किया जा सकता है, या तो कंपनी रिमूव कर सकती है या ऑडिटर खुद रिजाइन दे जाए। द ऑडिटर सर्विंग अ कंपनी कैन रिमूव्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन बिटवीन इट्स टेन्योर ऑफ सर्विस बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिमूव किया जा सकता है। दिस कैन डन बाय ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिर्फ तभी किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया जाएगा। फिर अगर इफ द ऑडिटर वांट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन ही शैल सबमिट द सेम इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट अबाउट द रेजिग्नेशन विद द कंपनी एंड रजिस्ट्रार विद इन 30 days। अगर ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है तो उसे कंपनी के पास इसके बारे में बताना होगा कि वो रिजाइन क्यों करना चाहता है, रीजन बताना होगा 30 दिनों के अंदर अंदर। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर वायलेशन। तो इफ एन ऑडिटर इज अनेबल टू फॉलो द रूल ऑफ रेजिग्नेशन देन ही शैल लायबल फॉर पनिशेबल अमाउंट ऑफ ₹50,000 अमाउंट इक्वल टू रिमरेशन विच एवर इज लोअर। अगर कोई भी ऑडिटर ऊपर दिए गए क्राइटेरिया का, मतलब अगर उसे रिजाइन देना है तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसका वायलेशन करता है तो उस पर के ऊपर 50,000 रुपए या फिर जितनी उसकी रिमरेशन थी, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर होगी इतनी पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप क्या होता है। तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज द प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ एंडेड। वो प्रोसेस जिससे कंपनी की लाइफ खत्म हो जाती है उसे कहा जाता है वाइंडिंग अप। इट्स प्रॉपर्टी इज एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर benefits of member and creditor. An administrator called liquidator is appointed as he takes control of the company, liquidate its assets, pay debts and finally distribute any surplus among the member as per their right। अब वाइंडिंग अप होता कैसे है, तो इसके लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है जो कि कंपनी के सारे एसेट्स को लिक्विडेट करता है, सारे डेट्स को पे करता है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो शेयर मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उसे कहा जाता है आपका लिक्विडेटर और वही कंपनी का वाइंडिंग अप करवाता है। मोड्स क्या क्या होते हैं वाइंडिंग अप के, तो दो तरीके से होता है, कंपल्सरी बाय ट्राइब्यूनल और बाय लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। और सर्कमस्टेंसेस फॉर वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के केस में कब वाइंड अप होता है, तो नंबर 1 है इफ कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व दैट कंपनी वुड वाइंड अप आउट बाय ट्राइब्यूनल। अगर कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये डिसाइड कर लिया है कि कंपनी का वाइंड अप ट्राइब्यूनल के द्वारा होगा, तो फिर उस केस में होता है ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग। इफ कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर कंपनी ने कंट्री के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी मतलब देश हित से बाहर जाकर कोई काम करा है तो फिर उसका वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल कर देती है। नेक्स्ट है द ट्राइब्यूनल इज ऑन द ओपिनियन दैट अफेयर ऑफ कंपनी हैज कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि जो कंपनी के अफेयर हैं, ऑपरेशन है, वो फ्रॉडुलेंट मैनर में हो रहे हैं, मतलब फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, तो फिर ट्राइब्यूनल वाइंड अप कर देती है। If company has made a default in filing with registrar its financial statement or annual return for immediately 5 consecutive year। अगर कंपनी ने पिछले 5 सालों के एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे हैं तो ट्राइब्यूनल वाइंड अप कर सकती है उसे। फिर इफ ट्राइब्यूनल ऑफ द ओपिनियन दैट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट कंपनी शुड बी वाउंड अप। अगर ट्राइब्यूनल को किसी और बेसिस पर यह लगता है कि कंपनी का वाउंड अप होना जरूरी है तो फिर कंपनी को वाउंड अप कर सकती है ट्राइब्यूनल।
तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना कंटेंट था आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट, वो सारा मैंने आपको कवर करवा दिया है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।